नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टर सोर्सेज। दिस इज 13 मई 2022 विद मी। 13 मई 2022 की खबरों के विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप मेरी क्लास को डेली फॉलो कर रहे हैं। रोज सुबह 6 बजे इसी वक्त ये क्लास हुआ करती है और इसी क्लास के एमसीक्यूज जो है क्विज फॉर्मेट में वो रात को 10 बजे मैं लेता हूं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उस क्लासेस को भी साथ ही साथ जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। अपने क्विज को देकर आप ये प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि आपको कितने और मेहनत करने की जरूरत है। तो जरूर आया कीजिए उस क्विज में भी। चलिए, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको इस क्विज की क्लास का लिंक मिल जाएगा। @K काटपाल लिखेंगे तो आपको मेरे चैनल में आपको पीडीएफ्स एज वेल मेरी सभी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे। मेरा एक नया YouTube चैनल है ग्लोबल नीति, जिस पर कंटेंट बहुत ही जल्दी अपलोड होना स्टार्ट होने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप चाहे नाम से सर्च कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर भी क्लिक करके आप इसमें डाउनलोड इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास आपकी सैटरडे यानी कि कल सुबह 14 मई को 10-11 बजे होने वाली है। ये एक 3 से 4 घंटे का मैराथन रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, काफी स्कोरिंग भी माना जाता है और काफी लोग इससे डरते भी हैं। तो चलिए इस सेशन में आपका डर भगाएंगे। 14 मई को सुबह 11 बजे मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप बैंकर बन चुके हैं तो अगर आप एक जैब और कैब जो आपके प्रमोशनल एग्जाम या फिर आपकी इंक्रीमेंट में मदद करते हैं, एग्जाम्स उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट एंड कंटेंट पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। डेली प्रैक्टिस के लिए नोटबुक सीरीज आपके लिए है, मॉक टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है बैंक एग्जाम के लिए और कॉम्बो ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर आपकी आई है असम पुलिस से। असम पुलिस को यहां पर उनके सराहनीय कार्यों के लिए प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है, सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट कलर सम्मान से। प्रेसिडेंट कलर सम्मान इनको दिया गया है यहां पर हमारे देश के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। यह प्रेसिडेंट कलर बेसिकली एक सम्मान है जो कि एक प्रकार का यहां पर स्पेशल फ्लैग होता है, जो किसी भी तरह के हमारी रेजिमेंट या फिर इस तरह की पुलिस फोर्सेस को दिया जाता है जो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक सराहनीय काम किया हुआ है अपने फील्ड में। वो बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन वर्क कर रहे हैं और उनको यहां पर सम्मानित करने के रूप में यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से प्रेसिडेंट कलर के फॉर्म में एक फ्लैग प्रेजेंट करते हैं और ये यहां पर उनको एक एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। और इस बार यहां पर असम पुलिस को दिया गया। देखते हैं क्या है पूरी खबर। असम पुलिस यहां पर बना है 10वां स्टेट पुलिस फोर्स, 10th स्टेट पुलिस फोर्स ये आपका बना है पूरी कंट्री में, जिसको इस तरह का दिया गया है अब सम्मान। और नॉर्थ ईस्ट में दूसरा है, इससे पहले त्रिपुरा को यह दिया जा चुका है। ठीक है, टू रिसीव द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंशियल कलर विच वॉज प्रेजेंटेड बाय द अमित शाह जी के द्वारा दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उनके बिहाफ पर। यहां पर प्रेसिडेंट कलर इज स्पेशल फ्लैग, ये एक स्पेशल फ्लैग है जो कि दिया जाता है मिलिट्री को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को या फिर पुलिस फोर्सेस को एज अ मार्क ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सर्विस, जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं। A replica of flag presented to the unit can be worn as an insignia by all the officer and ranks of force on their uniform. Even जो एक स्पेशल फ्लैग दिया गया, ये देखिए, ये स्पेशल फ्लैग होता है पूरा का पूरा, ये आपका इनको दिया जा रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये असम के चीफ मिनिस्टर भी साथ में है और ये यूनियन होम मिनिस्टर भी। ये जो फ्लैग है ये काफी बड़ा सारा फ्लैग है, ये इन पर्सनैलिटी को दिया गया जो रिप्रेजेंट कर रहे थे असम पुलिस को। अब ये इसी फ्लैग का छोटा रूप जो है ये अब असम पुलिस अपनी यूनिफॉर्म पर कैरी आउट कर पाएगी, यूनिफॉर्म पे कैरी आउट कर पाएगी। अब एग्जैक्ट लोकेशन कहां होती है ये तो मुझे मालूम नहीं है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो ये लोकेशन पर यहां पर जो भी यूनिफॉर्म में प्लेस होता है वहां पर उसका रेप्लिका यानी कि छोटा रूप यहां पर आपका वो वहां पर अपने लगा सकते हैं यूनिफॉर्म पे। ये चीज यहां पर दी गई है। डी उदय कुमार जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिजाइन आईआईटी गुवाहाटी में, जिन्होंने अर्लियर इंडियन रुपीज सिंबल को यहां पर डिजाइन किया था। याद होगा आपको, ये काफी साल पुरानी खैर बात हो गई। उस टाइम ये जो रुपये का सिंबल है आपका, है ना, इस तरह से है कुछ रुपये का सिंबल जो है आपका, इसको बनाने वाले का नाम क्या है? डी उदय कुमार जी है।
इनके द्वारा यहां पर यह फ्लैग डिजाइन किया गया। इस फ्लैग में यहां पर असम पुलिस का एक मैप है। असम पुलिस हैज अ मैप ऑफ द स्टेट, मतलब असम पुलिस का नहीं, असम का एक मैप है जिसमें टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड द असम पुलिस इंसिग्निया जो उनका चिन्ह है, और वन हॉर्न राइनो जो आपका राइनो एक एनिमल है, उसको यहां पर फ्लैग पे दिखाया गया है, फ्लैग पर यहां पर प्रिंट किया गया है। और इस फ्लैग को डिजाइन किया है डी उदय कुमार जी ने, जिन्होंने इंडियन रुपी का जो सिंबल वो बनाया था। उम्मीद करता हूं ये पेज आपको समझ में आ गया होगा। इस पेज पे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें एक बार दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहली क्वेश्चन जो बनेंगे, नॉर्थ ईस्ट में दूसरा कौन सा स्टेट बना है जिसको प्रेसिडेंशियल कलर मिला है? दैट इज द असम पुलिस फोर्स। पहली कौन सी थी? आपकी त्रिपुरा। और पूरे इंडिया में कौन सी है? 10वीं है। ठीक है, यह सम्मानित किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। और ये यहां पर जो फ्लैग है जो उनको दिया गया है, जो एक रेप्लिका के फॉर्म में, वो यहां पर अपनी यूनिफॉर्म पर भी लगा सकते हैं। इस प्रेसिडेंशियल कलर को प्राप्त करने के बाद उस फ्लैग में यहां पर एक तो राइनो है, दूसरा असम जो स्टेट है उसका मैप बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है वहां पर आपका, ठीक है, इस फ्लैग में यहां पर, और असम पुलिस का जो खुद का उनका निशान है, चिन्ह है आपका, वो भी उस पर लगा हुआ है। और राइनो क्या है? राइनो वहां का स्टेट एनिमल है। ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। अब पूरी न्यूज आप याद कर लो, कहीं ऐसा ना हो ये भूल जाओ। वहां पर पूछ ले द स्टेट एनिमल ऑफ असम, आप सोचोगे स्टेट एनिमल कहां से आ गया? स्टेट एनिमल तो हमने याद ही नहीं किए थे, आपने याद नहीं किए थे, लेकिन न्यूज में आया था। दैट इज स्टेट एनिमल ऑफ असम इज द राइनो, और यही फ्लैग पर लगा हुआ था। इससे पहले मैंने जैसे आपको बताया 10वां ये है, तो ऑब्वियस इससे पहले बहुत सारे स्टेट्स और भी होंगे, बहुत सारे पुलिस फोर्सेस और भी होंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस पहली पुलिस फोर्स बनी थी जिसको यहां पर दिया गया था ये अवार्ड उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1952 में। पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रेजेंट किया था अवार्ड टू दिल्ली पुलिस 1954 में, महाराष्ट्र पुलिस को 1961 में, जम्मू कश्मीर पुलिस को 2003 में, तमिलनाडु 2009, त्रिपुरा जो अभी हमने बात की इसको दिया 2012 में। तो इसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुजरात को 2019 में, और इससे पहले यहां पर आपका हरियाणा पुलिस को अभी हाल ही में इसी वर्ष जनवरी में दिया जा चुका है। तो यहां पर हाल ही में जिसको दिया गया वो इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा इंपॉर्टेंट है, और पहला जिसको दिया था वो इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी पुलिस थी 1952 में। तो ये 3 इसमें याद कर लेना, सारे के सारे नहीं याद करना, बट ये 3 याद रख लेना, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और लेटेस्ट वाला हरियाणा है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज पढ़ो, एक सेकेंड। ओके, ओके, सो अगली न्यूज क्या कहती है? अगली न्यूज अंडमान निकोबार से आई है। अंडमान निकोबार आइलैंड नो यहां पर क्लियरेंस मिल गया है गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाने के लिए। अंडमान निकोबार आइलैंड गेट्स क्लियरेंस टू सेट अप द गैस बेस्ड पावर प्लांट। ये प्लांट यहां पर लगाया जाएगा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के फेरारगंज तहसील में। सो फेरारगंज तहसील में यहां पर लगाया जाएगा एक गैस बेस्ड पावर प्लांट साउथ अंडमान में, अंडमान निकोबार में। सो ये प्रपोजल यहां पर अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया था। इसको रिकमेंड किया गया था क्योंकि वो एरिया को यहां पर थोड़ा पोल्यूशन से काफी ज्यादा वो त्रस्त है इस वक्त एरिया, और बिकॉज वहां पर बहुत सारे डीजल जनरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हीं डीजल जनरेटर्स पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये एक गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाने की बात की जा रही है, ताकि वहां पर जो डीजल है, डीजल जनरेटर्स है या डीजल की जो खपत है उसको कम किया जा सके, जिससे पोल्यूशन कम होगा और गैस को यहां पर बढ़ावा दिया जा सके। सो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यहां पर रिकमेंड किया था गैस बेस्ड पावर प्लांट को इस आइलैंड पे, एंड जहां पर आइलैंड में विद द जियोग्राफिकल एरिया ग्रेटर देन 100 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरा एरिया आइलैंड की बात कर रहे हैं हम। द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू कमीशन अ 50 मेगावाट लिक्विफाइड नेचुरल गैस
50 मेगावाट का एलएनजी गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट कहां पर, होप टाउन पोर्ट ब्लेयर में एक्सपेक्टेड है, जिसको बनाया जाएगा एनटीपीसी के द्वारा। अ ड्यूल फ्यूल पावर प्लांट दैट रन्स ऑन बोथ डीजल एंड एलपीजी इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड। तो यहां पर ये आपका क्या आया है, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन पूछेंगे, कहां पर आपका हाल ही में गैस बेस्ड पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है। अंडमान के, साउथ अंडमान की बात कर रहा हूं मैं, साउथ अंडमान के फिरारगंज तहसील, एग्जैक्ट लोकेशन ये है। ये प्रपोजल दिया गया है वहां पर पोल्यूशन को कम करने के लिए, जो डीजल बेस्ड जनरेटर्स हैं उन पर निर्भरता को कम करने के लिए ये सारा का सारा काम किया गया है। रिकमेंड किया गया था अंडमान निकोबार कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये आपका पूरा का पूरा काम। और ये यहां पर आपका 50 मेगावाट का लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी यहां पर एक प्लांट है, वो भी यहां पर लगाने की बात की जा रही है। वो कहां पर, होप टाउन पोर्ट ब्लेयर में लगाने की बात की जा रही है, जो कि एनटीपीसी लगाएगा। ठीक है, तो ये भी यहां पर एक एक्सपेक्टेड है, इसकी भी यहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगली न्यूज आई है एमपी लेड। एमपी लेड आपने नाम कभी सुना होगा, नहीं सुना तो आपको बता देते हैं। एमपी लेड होता है एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेड स्कीम। ये एमपी लेड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत जितने भी सांसद हैं, यानी कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके हमारे देश में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा के जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको एक अमाउंट दी जाती है कि अपने एरिया में आप इतनी अमाउंट का खर्चा कर सकते हो वहां के लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। अब जब ये अमाउंट दी जाती है, इनको ये अमाउंट साल में 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है और ये अमाउंट है 5 करोड़ रुपए। अब ये अमाउंट दी गई है तो ऑब्वियस इतनी अमाउंट कोई घर पे तो रखेगा नहीं, कोई इतनी बड़ी अमाउंट कहीं लेकर तो जाएगा नहीं। तो अमाउंट को पूरा ट्रैक करने के लिए ये सारी की सारी अमाउंट किसी ना किसी बैंक अकाउंट में रखी जाएंगी। ऑब्वियस है गवर्नमेंट के जो बैंक अकाउंट होंगे उनमें रखी जाएगी। अब जो गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट होंगे और ये पैसा जब ट्रांसफर किया जाएगा एमपी लेड अकाउंट, अलग से अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में, मैंने भी बहुत सारे अकाउंट ओपन किए एमपी लेड स्कीम के तहत। तो इस तरह के एमपी लेड स्कीम के तहत अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं हमारी ब्रांचेस में, तो उसमें यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पैसा आता है, एमपीज को यहां पर पैसा दिया जाता है। अब ऑब्वियस है जब ये अकाउंट ओपन होगा और अकाउंट रहेगा तो उस पर ब्याज भी तो मिलेगा, मिलेगा नहीं कि मिलेगा ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है बैंक में, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो आपको ब्याज मिलता है ना 2.5%, 3%, 3.5%, वेरी करते हैं बैंक टू बैंक। तो ऑब्वियस एमपी लेड के तहत भी जो पैसा आएगा उसमें भी सेविंग में पैसा मिलेगा, जो भी सेविंग अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट ओपन किया, ठीक है, तो उसमें पैसा जो मिलेगा ना, तो उसमें ब्याज जो मिलेगा उस ब्याज का क्या किया जाएगा, उस ब्याज का क्या किया जाता था अब तक एमपी क्या करते थे, उस ब्याज को भी यहां पर विकास कार्यों में लगा देते थे। अब विकास कार्यों में लगाते थे नहीं लगाते थे, खैर इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। खैर आपको सबको ही पता है कौन कहां पर किस तरह का पैसा लगाया जाता है। तो ब्याज का पैसा भी वहीं लगाया जाता था जहां पर बाकी का पैसा भी लगाया जाता है, आप समझ गए होंगे। तो यहां पर अब उस विकास में लगाए जाने वाले इंटरेस्ट के पैसे को अब रोक लगा दी गई है। यह कहा गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी ब्याज आपको मिले उन पैसों में 2.5 करोड़ 5 करोड़ जो भी उस खाते में पड़ा है, उस पैसे को आपको सरकारी खजाने में वापस दे देना है। उस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जहां से सारा का सारा पैसा निकलता है, बजट के फॉर्म में जाता है, जिस स्कीम में जाता है, अलग अलग स्कीम से ले पैसा, उस अकाउंट में वापस वो ब्याज आपको ट्रांसफर कर देना है। आप इस ब्याज को किसी भी तरह की स्कीम में यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये आपकी पूरा का पूरा रूल को तब्दीली की गई है। सो ये आपकी पूरी पूरी न्यूज जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सारा का सारा यहां पर लिखा हुआ है। इनको मिलता है 5 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष। कोविड-19 के दौरान एमपी लेड यहां पर सस्पेंड की गई थी, ये भी न्यूज तब आई थी। अप्रैल 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक एमपी लेड स्कीम के तहत कोई भी पैसा नहीं दिया गया था। अब एमपी लेड के बारे में कुछ और खास बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ये स्कीम जैसा मैंने आपको बताया 5 करोड़ तक एमपी कंस्टिट्यूएंसी में दिया जाता है। इसमें एवरी ईयर वर्क्स कंडक्ट किए जाते हैं। 15% तो एमपी लेड एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर फॉर एरियाज जहां पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। 7.5% जो फंड दिया जाता है एसटी पॉपुलेशन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर ट्रस्ट सोसाइटीज को भी यहां पर दिया जाता है पैसा। 75 लाख रुपए उनको किसी भी तरह की ट्रस्ट सोसाइटी को कुछ बिल्डिंग करनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई रहने का, किसी भी तरह के ट्राइबल लोगों के लिए एरिया के लिए पैसा चाहिए तो उनको दिया जाता है। इसके लिए लोकसभा मेंबर्स यहां पर
अपनी कंस्टिट्यूएंसी में यहां पर काम करते हैं। राज्यसभा में जो लोकसभा है वो तो अपने जो एरिया है वहीं पर ही काम कर सकते हैं, और जो राज्यसभा मेंबर है पूरे के पूरे स्टेट में जहां से वो चुने गए हैं वहां पर कहीं पर भी डेवलपमेंट वर्क करवा सकते हैं। ये एक चीज है कि लोकसभा जो है वो तो अपने कंस्टिट्यूएंसी में कराएंगे, राज्यसभा स्टेट से चुने जाते हैं तो वो कंस्टिट्यूएंसी नहीं होती राज्यसभा की, तो इसलिए उनका पूरा के पूरे स्टेट ही उनकी अपने आप कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहां पर कहीं पर भी वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एनीवेयर इन द कंट्री जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, वो किसी भी जगह पे आपके काम करवा सकेंगे। ये चीज यहां पर कही गई है एमपी लेड के तहत। तो उम्मीद करता हूं आज एक आपने नई चीज सीखी होगी एमपी लेड। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा, आज आपको पता लग गया होगा। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अगली न्यूज पे जो आई है यहां पर एयर कार्गो फोरम इंडिया, एयर कार्गो फोरम इंडिया इवेंट 2022, जिसको अटेंड किया ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, हमारे देश के सिविल एविएशन मंत्रालय यूनियन मिनिस्टर यही है, इनके पास ही है। इन्होंने ये मीटिंग जो अटेंड की है, कौन सी मीटिंग अटेंड की है? एयर कार्गो फोरम इंडिया। ये मीटिंग में अटेंड जो की है, बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मीटिंग अटेंड करना, बट इन्होंने इसी मौके पर बहुत सारी बातें कही जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से। सबसे पहले तो इस इवेंट की थीम क्या थी? 10 मिलियन विजन 2030 सिमुलेटिंग स्केलिंग स्टीयरिंग एयर कार्गो। एयर कार्गो का मतलब है जो एयर के थ्रू आपका सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन वर्क। जैसे माल होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स कैरी आउट किए जाते हैं ट्रेन के थ्रू, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वैसे एयर के थ्रू भी तो लेके जाए जाते हैं। अब आप ये सोचोगे, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से बहुत सारी चीजें मंगाते हो, आपका कहीं बेंगलोर से कोई चीज आ रही है, तो वो आपके पास, अगर आप दिल्ली या जयपुर रह रहे हो, ठीक है, इस तरह के नॉर्थ साइड में रह रहे हो, तो आपकी विद इन 1 to 2 डेज, 2 डेज तक आप तक वो डिलीवर हो जाती है। तो 2 डेज तक वो ट्रेन में आना पॉसिबल नहीं है ना, कि ट्रेन में वो जाएंगे चढ़ाएंगे, ठीक है 2 दिन में ट्रेन पहुंच जाती है, लेकिन आपके घर तक 2 दिन में नहीं आना, तो इसलिए वो एयर सर्विस के थ्रू आते हैं, तो दैट इज एयर कार्गो, है ना। इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें, बड़ा सामान आना, तो यही एयर कार्गो फोरम इंडिया थी, इसी के ऊपर फोकस किया गया। इंडियन कार्गो सेक्टर में ग्रोथ दिखाई दी है 9 to 10% सिंस 2013-14। आखिरी 2 सालों में एयरलाइंस में 520% इंक्रीज हुआ है कार्गो के रिवेन्यू में, है ना। ऑब्वियस है, आप सब लोग इतनी ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कार्गो के रिवेन्यू में इंक्रीज तो होगा ही होगा, है ना। 2000 करोड़ विद 3.1 मिलियन मेट्रिक टन, सो इतनी अमाउंट यहां पर रिवेन्यू आ चुका है, अर्न कर चुका है हमारा इंडियन कार्गो रिवेन्यू। 2000 करोड़ कमाई कर चुका है भाई साहब कोरियर सर्विस, और 3.1 मिलियन मेट्रिक टन का सामान जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है एक जगह से दूसरी जगह पे। चलिए आगे चलते, आगे क्या है? इंडिया हैज 21 इंटरनेशनल एंड 35 डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स। इंडिया में इतने आपके कार्गो टर्मिनल्स है जहां से सामान एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन विल बी स्पेंडिंग क्लोज टू 98,000 crore over 4 years in terms of setting up of new greenfield airports and expansion of existing brownfield airports। तो यहां पर 98,000 करोड़ यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यहां पर खर्चा कर रहा है, और ये बनाने में क्या करेगा? ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड किसको कहते हैं? यानी कि कोई नई चीज, जो नई चीज आपकी बनाई गई है, पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी, अब नई चीज शुरुआत की गई, उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं। जो ऑलरेडी जो चीज चल रही है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको एक्सपेंशन करना, उसको ब्राउनफील्ड कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, और ऑलरेडी जो एयरपोर्ट्स है उनको आगे एक्सपेंशन किया जाएगा। इसमें से 98,000 में से 62,000 करोड़ यहां पर दिए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और 36,000 करोड़ दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत 42 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन करेगा, और 3 नए एयरपोर्ट्स यहां पर बनाएगा। प्राइवेट सेक्टर 7 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स उठाएगा, और यहां पर 3 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स यहां पर नवी मुंबई, जेवर और मोपा के यहां पर ये कंडक्ट करने जा रहा है। ओके, सो ये स्लाइड भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पढ़ लिया। इस पे तो डाटा फिगर आपको याद करना पड़ेगा, जो डाटा फिगर है, जो मैंने राउंड किए हैं चीजें। थीम इंपॉर्टेंट है, ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ये तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है। एंड नेक्स्ट इज दी कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक टर्मिनल है, ये फिगर 98,000, उसकी बाइफर्केशन, फिर जो एयरपोर्ट्स बनाने हैं उनकी बाइफर्केशन प्राइवेट पब्लिक में, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से याद कर लेना, ठीक है। अगली न्यूज पे चलते हैं। ओके, अगली न्यूज क्या कहती है? अगली न्यूज कहती है आपकी ऑल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टेड
ओके, all ride hailing platform directed to become convergence partner in the national consumer helpline for better grievance redressal. So यहां पर आपका कंप्लेंट्स को रेड्रेस करने के लिए, यानी कि आप लोग जो राइड्स लेते हो, राइड्स करने का मतलब जो ओला उबर वगैरह आप कंपनीज है बहुत सारी जिनके थ्रू आप राइड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, टैक्सी सर्विस, तो उनको अब कहा गया है कि दे शुड बिकम पार्टनर ऑन दी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आप पार्टनर बनिए, ताकि जो भी लोग हैं उनकी किसी भी तरह की समस्या है तो वो यहां पर सुनी जा सके इस प्लेटफॉर्म पे। ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जितने भी यहां पर ऑल राइड हेलिंग कंपनीज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं और ये कहा गया है दे शुड कंप्लायंस विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड ई कॉमर्स रूल्स 2020 के तहत ऑल ऑनलाइन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म वर एडवाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू द कंसर्न्स ऑफ कम्यूटर्स विद अटमोस्ट प्रायोरिटी एंड टेक रेमेडियल स्टेप टू एंश्योर एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो ये आपका ऑल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्टेड टू बिकम द कन्वर्जेंस पार्टनर इन द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन फॉर बेटर ग्रीवियंस रेड्रेसल, इसके तहत यहां पर किया जाता है। ये आपकी पूरी न्यूज यहां पर आती हुई नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से रिलेटेड कि जितनी भी टैक्सी आपकी चलती हैं ऑनलाइन उनको यहां पर जोड़ने की बात की जा रही है इससे। अगली न्यूज, लोकपाल टू गेट द परमानेंट ऑफिस एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग इन दिल्ली। सो यहां पर दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग है और वो कहां पर है, नारोजी नगर में है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नारोजी नगर दिल्ली में है। यहां पर आपका लोकपाल ऑफ इंडिया को यहां पर जगह दे दी गई है। लोकपाल क्या है? लोकपाल से जुड़ी हुई आपको बहुत साल पहले की एक घटना याद हो रही होगी और वो थी अन्ना हजारे से संबंधित। अन्ना हजारे जी, याद होगा आपको नाम, जिनके साथ जुड़े थे अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद केजरीवाल जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। ठीक है, मैं पहले देश के बोलने वाला था, खैर क्या पता वो भी हो जाए। सो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आपके वो फिलहाल, और अन्ना हजारे के साथ उन्होंने एक शुरू किया था एक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल पे बैठे थे और वो जुड़ा हुआ था लोकपाल से। याद होगा आपको, शायद आपको नहीं पता हो या याद हो, आई डोंट नो। और वही लोकपाल की हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो ये लोकपाल बेसिकली क्या है? लोकपाल एक ऐसी संस्था है, जिस संस्था तो नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, सॉरी, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, बट एक इस तरह का डिपार्टमेंट कह लीजिए जो कि किसी भी तरह की शिकायत जो है वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी यहां पर मिनिस्टर हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी तरह के जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं आपके जो हमारे देश की सरकार में, उनके खिलाफ यहां पर शिकायत जो है वो आप लोकपाल में सीधी सीधी आप कर सकते हो। अन्यथा यहां पर ऑब्वियस है, जब आप इतनी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पर बैठे होते हो तो आपकी शिकायत आपके अगेंस्ट अगर कहीं पर की जाती है तो दबा दी जाती है। लेकिन लोकपाल एक ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई गई है जिसके थ्रू यहां पर कंप्लेंट की जाएगी और वो वहां पर सुनी जाएगी, और उसके लिए अलग से कमेटी डिजाइन है। तो इनका पहले जो ऑफिस था, सबसे पहले जो ऑफिस था वो यहां पर आपका एक टेम्परेरी ऑफिस थे। इनके 2 बार ऑफिस आ चुके हैं और अब इनको एक परमानेंट ऑफिस यहां पर इस जगह दे दिया गया है। पहले इनका ऑफिस इवन अशोका एक होटल है दिल्ली में, वहां पर था, और फिर इसका ऑफिस आपका एक और जगह पर चला गया, दैट वाज द वसंत कुंज में यहां पर चला गया, और अब इनको जगह दी गई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। सो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ऑफिस यहां पर बना होगा, इतने स्क्वायर फीट, 2 फ्लोर्स होंगे, परचेज किया गया इतने करोड़ में, 254 करोड़ रुपीस में भाई साहब ऑफिस परचेज किया इन्होंने। लोकपाल जो मेन लोकपाल है, जिनको लोकपाल कहा जाता है, लोकायुक्त कहा जाता है बेसिकली, उनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। ये हैं जस्टिस साहब जो कि यहां पर लोकपाल के रूप में नियुक्त हैं। आपके इंडिया के पहले चेयरपर्सन थे लोकपाल के। इसके अलावा 8 मेंबर थे 2019 में। इसके एनुअल रिपोर्ट जो थी 2020-21 की, उन्होंने कहा था अपना टेम्परेरी ऑफिस हमने अशोक होटल में शुरू किया था न्यू दिल्ली में, उसके बाद ये आया, अब ये आपका आ गया। अब इसमें ये अमाउंट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट पिनाकी चंद्रा घोष जी का नाम और ये लोकेशन और सबसे पहले कहां था ये याद रख लेना। अब ये लोकपाल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। लोकपाल, एनीवन who is or has been the prime minister, a minister in the union government or a member of parliament as well as the officer of the union government in group ABCD, जो कि ABCD ग्रुप में होते हैं, IAS वगैरह, हम उनके सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहे हैं, ये यहां पर इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं लोकपाल के द्वारा।
ये यहाँ पर उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स किसी भी तरह की आई है वो सारी की सारी कंप्लेंट्स को देखेगा। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह के नाम लिखे हुए हैं और इवन ऐसी संस्थाएं, ऐसी सोसाइटी, ट्रस्ट जिनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन 10 लाख से ज्यादा आ रहा है, इनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट ये देख सकता है। अब ये लोकपाल जो है 8 मेंबर होते हैं, इसमें 50% जिसमें आपके जुडिशियल मेंबर होते हैं, यानी कि किसी भी तरह के जस्टिस, जजेस वहां पर रहे हुए हैं, उन्हीं को इसका 50% यानी कि 4 मेंबर वही होंगे आपके। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है चेयरपर्सन और मेंबर, और दे सर्व फॉर द 5 ईयर्स, 5 साल के लिए काम करते हैं, या फिर उनकी जब तक 70 साल एज नहीं हो जाती है। और ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका लोकपाल आया, जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। 8 मेंबर हैं जिसमें 50% जुडिशियल मेंबर है। किस किस के लिए यहां पर कंप्लेंट की जा सकती है लिखा हुआ है सारा कुछ यहां पर। और ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत आपके बनाए गए थे लोकपाल। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी न्यूज आई है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज भी अब आपको याद होगी। ये खैर इतनी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां ऑफिस बना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो इस पेज पर लिखी हुई है। पोर्टल फॉर रिटायर्ड सीएपीएफ एंड असम राइफल पर्सनल सीकिंग री एम्प्लॉयमेंट। सो यहां पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया एक पोर्टल सीएपीएफ पुनर्वास फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज लाइक द सीआरपीएफ एंड बीएसएफ सीकिंग री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो यहां पर आपका पोर्टल यहां पर बनाया गया है रिटायर्ड सीएपीएफ। अच्छा, आज एक चीज मुझे फील हो रही है, शायद ना रीसेंट न्यूज वाली स्लाइड लगनी रह गई गलती से, है ना। वही मैं सोचूं कहीं रीसेंट न्यूज क्यों नहीं आई। कोई बात नहीं, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो रीसेंट न्यूज की स्लाइड्स उसमें लगी होंगी। ठीक है, तो डोंट वरी। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया सीएपीएफ पुनर्वास को फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, सीआरपीएफ एंड बीएसएफ के जो जवान हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनको बाद में रोजगार देने के लिए यहां पर एक पोर्टल बनाया गया है। और ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, और ये यहां पर आपका बनाया गया है आपके असम राइफल्स, बीएसएफ के जवानों के लिए जो भी रिटायर हो जाते हैं उनके लिए, ताकि वो अपनी किसी भी तरह के अपने एक्सपर्टीज को वहां पर अपलोड कर सकें, उनके बारे में डिटेल वगैरह, और फिर बाद में उनको उनके अनुसार किसी भी तरह की नौकरी मिल सके। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। इजी सी न्यूज़ है। पोर्टल बनाए किसके लिए? सीएपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ, इन सब जवानों के लिए रिटायरमेंट के बाद के लिए। अगली न्यूज़ है, इंडिया इलेक्ट किया गया एज द चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 2020-24। सो यहाँ पर इंडिया की तरफ से इलेक्शन कमीशन के कुछ डेलीगेट्स, 3 मेंबर का डेलीगेशन यहाँ पर आपका, जिसको हेड किया था डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नितेश व्यास जी ने। आज हमारे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर चुने जा चुके हैं, राजीव कुमार जी, जो कि इलेक्शन कमिश्नर थे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। ठीक है, मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी शॉर्ट आपके लिए बनाई थी अपने चैनल पे, इसी चैनल पे देख लेना वो, और खैर हम इसको कल की न्यूज़ में कवर भी कर लेंगे। ओके, सो इंडिया यहां पर अनएनिमसली चुना गया है एज द न्यू चेयर ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी। अब एशियन इलेक्शन अथॉरिटी यानी कि जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी जितनी भी जो इलेक्शन अथॉरिटीज हैं वो एक साथ मिलकर उनका एक एसोसिएशन है। ठीक है, एक साथ मिलकर काम करती हैं। किस तरह से आपके वहां चुनाव होते हैं, किस तरह हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, कुछ नया उनको सीखने को मिलता है, कुछ हमें सीखने को मिलता है, उनको सीखने को मिलता है। ये सब चीजें आपस में ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाई जाती है, कंडक्ट करवाई जाती हैं, और आपस में बातचीत करके यहाँ पर ये सब काम किया जाता है। और ये आपका इंडिया को इस बार इसमें चुन लिया गया एज दी चेयरपर्सन के फॉर्म में इसमें। और फिलहाल ये इवेंट जो मनीला फिलीपींस में हो रहा था, और नए मेंबर जो इसमें शामिल किए गए वो रशिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ताइवान और फिलीपींस, ये नए मेंबर्स के रूप में इसमें शामिल किया गया है। और इंडिया की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया 3 मेंबर के डेलीगेशन गए थे, जिसमें नितेश व्यास जी मौजूद थे, साथ ही साथ यहाँ पर राजेश अग्रवाल जी, और राजस्थान के चीफ इलेक्शन ऑफिसर, ये सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, यहाँ मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और प्रवीण गुप्ता राजस्थान के, ये भी वहां पर मनीला में गए थे। इसका मिशन क्या है? आपस में शेयर करना, ये मैंने आपको बता दिया। तो एग्जाम पॉइंट से कहां पर हुआ था ये पूछा जा सकता है। किसको बनाया गया है? इंडिया को बनाया गया है। कौन कौन नए मेंबर इनमें से शामिल किए गए हैं, ये सभी नाम आपको याद करने पड़ेंगे। और इंडिया का जो मेंबर डेलीगेशन गया था उसको हेड कौन किया था? नितेश व्यास जी ने उसको हेड किया था। तो ये आपकी न्यूज आई है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज से। अगली न्यूज पढ़ा, मैं पानी पी लूं।
ओके, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी ने घोषणा की है, और ये घोषणा की है उन्होंने एक नई स्कीम की, और ये नई स्कीम है आपकी ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। 1st से 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, और तमिलनाडु ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है टू ऑफर द ब्रेकफास्ट अलोंग द मिड डे मील्स। तो ये खास बात हुई है, एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा ऐसा स्टेट इंडिया में पहला स्टेट, सॉरी, कौन सा ऐसा स्टेट इंडिया में पहला स्टेट बना है जो कि यहां पर आपका ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराएगा मिड डे मील के स्कीम के साथ। दिस इंक्लूड द लॉन्च ऑफ इंटीग्रेटेड अर्बन हेल्थ सेंटर विद इन द कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल लिमिट्स, ठीक है, कुछ हेल्थ सेंटर्स भी यहां पर बनाए जाएंगे इसके तहत। एंड फ्री मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, अ स्कीम टू एरेडिकेट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सीएम इन योर कंस्टिट्यूएंसी पब्लिक ग्रीवेंस रेडरेस सिस्टम भी यहां पर बनाया गया है 234 कंस्टिट्यूएंसी में, कंस्टिट्यूएंसीज जहां पर एमएलएज होते हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी का एक एक एमएलए होता है, तो टोटल 234 वहां पर सीट्स हैं वहां पर लोकल विधानसभा की। ये याद रख लेना, पहली से 5वीं क्लास और दूसरा तमिलनाडु, बस इसमें यही दो चीजें हैं जो खास बात है। अगली न्यूज लता मंगेशकर जी से आई है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, इनके नाम पर यहां पर आपका अयोध्या में एक क्रॉसिंग का नाम दिया जाना है। अयोध्या में सिग्निफिकेंट क्रॉसिंग विल बी डेवलप्ड एंड नेम्ड फॉर लेजेंडरी वोकलिस्ट भारत रत्न लेट लता मंगेशकर जी। अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, इंस्ट्रक्शन उनके योगी जी के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक क्रॉसिंग जो है, क्रॉसिंग इन टेंपल टाउन एंड सबमिट अ प्रपोजल टू स्टेट गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 15 days टू रीनेम इट आफ्टर लता मंगेशकर। सॉन्ग डिवोटेड टू लॉर्ड राम एंड लॉर्ड हनुमाना संग बाय द लता मंगेशकर वुड आल्सो बी प्लेड इन द अयोध्या एंड द की क्रॉसिंग इन अयोध्या ऑन द वे टू राम जन्मभूमि वाज मोस्ट लाइकली चूजन फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो यहां पर योगी जी ने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कि आप यहां पर प्रपोजल भेजिए हमारे पास और हम उसको मंजूरी दे देंगे। जो भी आपकी क्रॉसिंग है, जो भी चौराहा है, एक चौराहा अयोध्या में, उसको नाम दिया जाएगा लता मंगेशकर जी के नाम पे। तो एग्जाम पॉइंट से ये पूछ सकते हैं कौन से स्टेट में ऐसा किया गया, कौन से शहर में ऐसा किया गया है कि लता मंगेशकर जी के नाम पे एक चौराहे का नाम रखा जा रहा है। राइट आंसर अयोध्या रहेगा। अगली न्यूज यहां पर आई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अबोलिश किया है द नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेस। सो यहां पर NOCC यहां पर शॉर्ट में इसको लिखा भी होगा कहीं पर आपके, वो लिखा हुआ द नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल चार्जेस, कंट्रोल सेंटर चार्जेस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनको अबोलिश कर दिया है। ये यहां पर जो चार्जेस थे, नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेस, ये लिए जाते थे किसी भी तरह से यहां पर आप यूटिलाइज करते थे सैटेलाइट टेलीफोनी एंड ब्रॉडबैंड के पर्पस से स्पेस सेगमेंट को, मतलब स्पेस में जो सैटेलाइट्स हैं या किसी भी तरह से आप ऑब्वियस स्पेस में सैटेलाइट उसको यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा देना ही पड़ेगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। तो ये यहां पर जो भी चार्जेस उस पर लगते थे, जिस चार्जेस को ये नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेस बेसिकली कहते हैं। ओके, इंडिया में बेसिकली ऐसा ही है ना कि एक चार्ज लिया जाता है, फिर उसके नीचे दूसरा चार्ज, फिर तीसरा चार्ज, तो वही चीज कोई 10 रुपए की मिलती है वो 15 की हो जाती है ना। तो ऐसा ही कुछ इस पे होगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि सारे चार्जेस हटा दिए होंगे, कुछ एक चार्ज जो लगता होगा नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेस के तहत में उसको हटा दिया गया, लेकिन बाकी चार्जेस लग रहे होंगे, है ना। तो एनओसीसी लेवी ये इंट्रोड्यूस की 2003 में। डिपार्टमेंट ने 21 लाख रुपए पर ट्रांसपोंडर एवरी ईयर वो यहां पर लगाता है। अगर आप 36 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यहां पर यूज करते हो तो 21 लाख रुपए पर ट्रांसपोंडर ये आपका चार्ज लगाता था। और गवर्नमेंट ऑल्सो चार्ज 6000 फॉर एवरी ट्रायल, किसी भी तरह का आप ट्रायल करते थे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, उसके लिए 6000 रुपए पर ट्रायल का खर्चा भी लेता था। तो अब ये खर्चा जो है ये अबोलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। There shall be no NOCC charges for use of the space segment for all the DOT licenses for commercial and captive VSAT service, satellite phone services, national long distance and other telecom licenses के लिए ये चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट है एमओयू साइन किया गया सी डॉट एंड इंडियन रेलवे के बीच में, जिसके तहत यहां पर लोकल गियर सप्लाई किए जाएंगे। ये गियर कोई कार का गियर नहीं है, दीज आर दी लोकल थिंग्स जो कि आपकी यूज की जाती है आपकी इंडियन रेलवे के द्वारा। उसको जो यूटिलाइज किया जाता है, कोई भी सामान जो वो बाहर विदेश से खरीदते थे, अब उसको इंडिया में ही आपका सी डॉट प्रोवाइड कराएगी। तकरीबन 2100 करोड़ रुपए का जो सामान है
वो यहां पर इंडियन रेलवे को प्रोवाइड कराया जाएगा। दैट इज दे हैव मेड एन एग्रीमेंट टू प्रोवाइड लोकली एंड इंडिजिनियसली अफोर्डेबल टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड दी सर्विसेज। सो टेलीकॉम इक्विपमेंट और सर्विसेज जो बाहर कहीं विदेश से खरीदते थे, अब वो सी डॉट उनको प्रोवाइड कराएगा 2100 करोड़ रुपए का, 2100 करोड़ रुपए का, और ये आत्मनिर्भर भारत को यहां पर और ज्यादा प्रमोट करेंगे। सो दिस हैज बीन डन फॉर the Atmanirbhar Bharat. It will replace the foreign gears in Indian Railway operation by the locally available indigenous technologies. अगली न्यूज है रेलटेल। रेलटेल यहां पर आपका है पीएम वानी बेस्ड वाईफाई एक्सेस एट 100 स्टेशन। सो यहां पर प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, पीएम वानी, ये वानी है, वाईफाई ए फॉर एक्सेस एन आई, ठीक है, वानी, पीएम वानी, ये यहां पर स्कीम को यहां पर रिसेंटली लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? रेलटेल के द्वारा, रेलवे टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा यहां पर ये पीएम वानी नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया। ये पीएम वानी स्कीम क्या कहती है? पीएम वानी स्कीम कहती है कि 100 इंडियन रेलवे स्टेशन जो है पूरे के पूरे कंट्री में, इनमें यहां पर अब 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट्स यहां पर लगाए जाएंगे। 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। तकरीबन 100 इंडियन रेलवे स्टेशन पर यह चीज की शुरुआत की गई है। आप वहां पर जाकर इन वाईफाई को यूज कर सकते हो, रेलवे के द्वारा यह सर्विस दी गई है। पीएम वानी डिपार्टमेंट टेलीकॉम के तहत काम करता है एंड इट हैज बीन डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय दी सी डॉट। जो सी डॉट अभी पीछे आया था ना, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। यही सेम एक और न्यूज इससे संबंधित आती हुई, दैट इज रेलटेल पीएम वानी बेस्ड वाईफाई एक्सेस एट 100 स्टेशन। ओके, अब 100 स्टेशन जो हैं वो 22 स्टेट्स में है, ठीक है, जिसमें 71 कैटेगरी A1 रेलवे स्टेशन है। कैटेगरीज होती है रेलवे स्टेशन की, उसमें A1 कैटेगरी का टॉप क्लास रेलवे स्टेशन 71 है और बाकी 29 नॉर्मल रेलवे स्टेशन है जो कि अदर कैटेगरी से हैं। तो टोटल 100 रेलवे स्टेशन 22 स्टेट्स में है। सीएमडी कौन है? रेलटेल के पुनीत चावला जी हैं। एंड इंडिविजुअल कैन एक्सेस द वाईफाई नेटवर्क वाया एन एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप। एक मोबाइल ऐप आप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको वाई डॉट नाम से, और इस वाई डॉट की एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप ये 100 रेलवेज में स्टेशन पे कहीं पर जाते हैं तो आप रेलवे की वाईफाई को इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये पीएम वानी जो है इंडिया के बाकी 6102 रेलवे स्टेशंस पे भी यहां पर फेज मैनर में जून 2022 तक पहुंच जाएगी। तो न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे कि अब वाईफाई आप रेलवे स्टेशन पर मिलेगा ना आपको, ठीक है। खैर अभी भी मिल रहा है, लेकिन यह कुछ अलग से स्कीम लॉन्च की है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसके तहत आपको वाई डॉट नाम की एक एप्लीकेशन, ये इंस्टॉलेशन के साथ आपको वाईफाई फ्री मिलेगा 100 में, जिसमें 71 जो है वो रेलवे स्टेशन A1 कैटेगरी के हैं। और इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है, जस्ट अ सेकेंड, ओके ठीक है, इसके अलावा जो रेलवे स्टेशन है वो आपके किसके हैं? वो आपके 29 रेलवे स्टेशन नॉर्मल अलग कैटेगरीज के हैं। वाई डॉट याद रख लेना, टोटल रेलवे स्टेशन 6102 2022 तक ये हो जाएंगे। इसके अलावा यहां पर आपका सी डॉट के द्वारा बनाया गया है एंड रेलटेल, इसका पूरा नाम पीएम वानी का आपको पता होना चाहिए, और ये 2384 हॉटस्पॉट्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जेट एयरवेज। सो जेट एयरवेज आपने नाम बहुत बार सुना होगा, पहले भी सुना होगा। खैर ये जो है जेट एयरवेज अब नहीं उड़ान भरता है। जेट एयरवेज बहुत साल पहले यहां पर एक प्रकार से खत्म ही हो चुकी है ये विमान सर्विस सेवा यहां पर, और ये यहां पर इसकी लास्ट फ्लाइट जो थी वो अप्रैल 17 2019 को इसने उड़ान भरी थी। उसके बाद जो जेट एयरवेज था उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई थी। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है यानी कि आपका दिवालिया होना। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास किसी का जो कर्जा हमने लिया उसको लौटाने का हमारे पास दम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। तो इसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जारी की गई कि भाई साहब इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा सके, इसको दोबारा से खड़ा होने की कोशिश की जा सके, इसको दोबारा से हम एस्टेब्लिश करें इस कंपनी को, ठीक है। तो ये जेट एयरवेज का यहाँ पर आपका फिर से सिलसिला शुरू हुआ है। सिलसिला शुरू होता है उससे पहले थोड़ी हिस्ट्री पे चलते हैं। अक्टूबर 2020 में जेट एयरवेज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने यहां पर अप्रूव किया उनका रेजोल्यूशन। बेसिकली इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स किसके तहत होती हैं? बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आपने नाम सुना होगा आईबीसी, मैंने पहले बहुत बार समझाया इसके बारे में क्लास में, जिसके तहत यहां पर जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं यानी कि जिनसे उन्होंने पैसा उठाया हुआ है जेट एयरवेज ने,
वो लोग मिलके डिसाइड करते हैं किस तरह से इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है। मतलब एक आउटसाइडर बंदा अपॉइंट किया जाता है जिसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहते हैं, IPR कहते हैं, पूरा नाम बदलू तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेजोल्यूशन। तो वो यहां पर देखते हैं किस तरह से एक रेजोल्यूशन प्लान, किस तरह से उसको कंपनी को रिवाइव करके खड़ा किया जा सकता है। तो ये प्लान बनाकर आउटसाइडर जो है वो वहां के क्रेडिटर्स जिनसे जेट एयरवेज ने उधारी ले रखा था उनको देते हैं, और अगर उसमें से 75% जो क्रेडिटर्स है वो एग्री कर देते हैं उस रेजोल्यूशन प्लान पे, तो रेजोल्यूशन प्लान को आगे बढ़ाया जाता है और फिर से उस कंपनी को खड़ा होने का मौका दिया जाता है। तो इसी तरह से यहां पर भी वही किया गया। 2020 में यहां पर जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, ठीक है, जिनसे उधार लिया था, उन्होंने अप्रूव कर दिया था रेजोल्यूशन प्लान की। हाँ, रेजोल्यूशन प्लान हो क्या? रेजोल्यूशन प्लान क्या था? यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है कैलरॉक कैपिटल एंड यूएई का एक एंटरप्रेन्योर है मुरारी लाल जलान जी। इन दोनों के द्वारा मिलकर, जलान कैलरॉक कंसोर्शियम, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर एक शुरुआत की गई थी और ये आपके जेट एयरवेज को इन्होंने यहां पर फंडिंग दी थी। तो इन दोनों ने यहां पर मिलके जेट एयरवेज को फंडिंग दी, पैसा दिया, ऑब्वियस सस्ते में मिल रहा था तो इन्होंने पैसा दे दिया और वो प्रमोटर बन गए, यानी कि नए मालिक बन गए इसके। अब इनके कहने पर यहां पर जेट एयरवेज दोबारा से ऑपरेट होना शुरू हो रहा है, ठीक है। एनसीएलटी जो कि ये पूरे के पूरे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को देखती है। एनसीएलटी एक अलग से एक ऐसा कोड है जो स्पेसिफिकली बनाया गया है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के मुद्दों को देखने के लिए। इसके अलावा जितने भी कंपनीज है, किसी भी कंपनी के खिलाफ आप कोई केस दर्ज करते हो तो एनसीएलटी में देखा जाता है। जैसे लाइक आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही कंपनीज के लिए एनसीएलटी है। तो यहां पर ये जब हो गया अप्रूवल, एनसीएलटी ने भी दे दिया, जो आईबीसी का कोर्ट, इनका कोर्ट केस देख रहा था। उसके बाद अब क्या किया गया? रिवाइवल हो गया। अब जेट एयरवेज ने अपना पहली फ्लाइट यहां पर कंडक्ट की हैदराबाद से दिल्ली के बीच में। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी। जेट एयरवेज ने इसके बाद एक और फ्लाइट यहां पर कंडक्ट करेंगे जिसमें आपके डीजीसीए के ऑफिशियल्स और एयरलाइन ऑफिशियल्स उसमें मौजूद रहेंगे आपके, और डीजीसीए फिर उनको सर्टिफिकेट यहां पर प्रोवाइड कराएगा अपनी जो विमान सेवाएं हैं उसको दोबारा से शुरू करने का, बशर्ते उनकी जो टेस्ट फ्लाइट है वो सही से हो जाए। लास्ट मंथ जेट एयरवेज ने संजीव कपूर को, उनका पूर्व चीफ स्ट्रेटेजी एंड कमर्शियल ऑफिसर विस्तारा के जो है उनको उनका सीईओ अपॉइंट किया था अभी हाल ही में जेट एयरवेज ने, रिसेंट की खबर थी। अच्छा, इससे पहले ये आपका मैंने ऑलरेडी खैर बता दिया। तो ये आपका पूरा पूरा हुआ। यूनियन होम मिनिस्टर ने उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दिया है फाइनली आपके इनके प्रमोटर्स को। ठीक है कि आप यहां पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये पूरी पूरी न्यूज थी। उम्मीद करता हूं न्यूज आपको समझ में आ गई होगी। संबंधित है ये आपकी जेट एयरवेज से, ठीक है। जेट एयरवेज से न्यूज आई है आपकी, अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, अगली खबर यहां पर आई है। बेंगलुरु बेस्ड बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने टेस्ट किया है इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम को। सो किसने किया है? आपका बेलाट्रिक्स। बेलाट्रिक्स ने इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्जन सिस्टम को उनके सैटेलाइट्स के लिए, जो कि यहां पर आपका बेस्ड है आपका दैट कट्स अ न्यू पाथ फ्रॉम द हाइड्रोजन डिपेंडेंट फ्यूल सिस्टम एंड ऑफर्स अ पोटेंशियल 20% जंप इन फ्यूल एफिशिएंसी। सो बेसिकली पहले एक ऐसा सिस्टम था जिसमें यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम, हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड फ्यूल सिस्टम को यूटिलाइज किया जाता था। अब इन्होंने इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है जो कि अब नए तरीके से बनाया गया, जिसकी वजह से हम यहां पर 20% तक अपने फ्यूल को यहां पर कम कर सकते हैं। मतलब कि फ्यूल एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी, या फिर ये कह लीजिए फ्यूल की यूटिलाइजेशन जो है 20% कम हो जाएगी स्पेस सैटेलाइट्स के लिए। और ये किया है किसने? बेलाट्रिक्स ने। थोड़ा टेक्निकल है, अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो बस इतना याद रख लेना कंपनी का नाम और क्या किया है। कैप्टन राजेश उनी जी को यहां पर चुना गया वाइस चेयरपर्सन एट द मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के फॉर्म में। ओके, मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क यहां पर जो है ये बेसिकली आपका 167 मेंबर कंपनीज इसकी यहां पर 165 कंपनीज की मेंबर है। ये नाम जैसा इसका है मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क। ये बेसिकली आपका एक ऐसा ग्रुप है जो कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री में देखता है कि जो मैरिन इंडस्ट्री है, जो शिपिंग इंडस्ट्री है पूरी की पूरी आपकी, वो बिल्कुल एकदम फेयर ट्रेड करे आपस में, किसी भी तरह का करप्शन ना हो उनमें। ये सब चीजें यहां पर देखी जाती हैं और इसी का गोल है MACN, इसी तर्ज पर काम करता है और इसी के यहां पर वाइस चेयरपर्सन बनाए गए हैं कैप्टन राजेश उनी। इसके अलावा और भी अपॉइंटमेंट हुई थी वहां पर
एन शेजल को उनका चेयरपर्सन बनाया गया है बोर्ड का, और वाइस चेयरपर्सन यहां पर ये बने हैं, और मार्टिन क्राफ्ट उनके बोर्ड में ज्वाइन किया है उन्होंने। और कैप्टन राजेश उन्नी इस बार ये खास क्यों है, क्योंकि फाउंडर एंड सीईओ है सिनर्जी ग्रुप के, काफी फेमस ग्रुप है, काफी फेमस कंपनी है, जो कि यहां पर शिपिंग कंपनी है आपकी ये, और ये नाम है इनका कैप्टन राजेश उन्नी साहब। ठीक है, ओके। तो ये आपका इसके बारे में लिखा हुआ है कि एमएससीएन ने इंडिया में यहां पर क्या क्या किया था। 2019 में कैंपेन किया था, ट्रायल कैंपेन एट मुंबई एंड जेएनपीटी पोर्ट्स में भी आपका ये काम किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति टू रिसीव द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड 2022। सो गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति सीईओ ऑफ द पेनलोन, अ वर्ल्ड क्लास ब्रिटिश मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म है। पेनलोन के यहां पर सीईओ है, क्या नाम है, गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति। गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति सीईओ हैं किसके, एक मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म पेनलोन के। इनको यहां पर मिलने जा रहा है लाइकली टू रिसीव द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का यहां पर सबसे बड़ा अवार्ड, बड़ा तो नहीं कहूंगा, मोस्ट एक्सीलेंट इसको कहा जाता है सिविल डिवीजन में। और ये यहां पर ऑनरेरी मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रिकॉग्निशन फ्रॉम द क्वीन एट बकिंगम पैलेस लंदन में दिया जाएगा। ये उनको सम्मान जो दिया गया है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। कब किया था, कोविड-19 के दौरान। दैट इज दी, इनके द्वारा यहां पर 12 हफ्तों में 11,700 वेंटिलेटर्स यहां पर प्रोवाइड किए गए थे यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट को, जिसके तहत 4,000 लोगों को रोजगार भी दिया गया था। और 4,000 लोग यहां पर तकरीबन काम कर रहे थे 3 शिफ्टों में, और 11,700 वेंटिलेटर्स इस मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म के द्वारा, पेनलोन के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे यूके को। और इसी के लिए यहां पर इनको सम्मानित किया जा रहा है, गुरु स्वामी कृष्णा मूर्ति को ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा एक ऑर्डर, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर, एक तरह का अवार्ड है कह सकते हैं, एक तरह का सम्मान है जो यहां पर यूके की जो क्वीन है उनके द्वारा, बकिंगम पैलेस जहां पर वो रहती हैं उनके द्वारा दिया जाएगा लंदन में। ओके, सो उनको ऑलरेडी एक बार अवार्ड रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग यूके के द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। नाम याद रख लीजिएगा, अवार्ड कौन सा देना है वो याद रखना है, कहां से बिलोंग करते हैं, मदुरई से बिलोंग करते हैं, याद रख। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कंपनी है, मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं कंपनी का नाम पूछ लेता, बाकी तो चलो याद रखते हैं, कंपनी का नाम कोई रेयरेस्ट याद रख पाएंगे, तो कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड के बारे में लिखा होगा, अवार्ड क्यों दिया जाता है। ये अवार्ड आपका 2 बार 1 साल में दिया जाता है, फर्स्ट ड्यूरिंग द न्यू ईयर एंड अगेन इन द जून, जब क्वीन का ऑफिशियल बर्थडे होता है। एमबी थर्ड हाईएस्ट रैंक ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर है, ये जो दिया जा रहा है मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये तीसरा सबसे हाईएस्ट अवार्ड है आपका। इससे पहले यहां पर कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड द हाईएस्ट अवार्ड है, और ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यहां पर दूसरा हाईएस्ट है, और यह अपने आप में तीसरा हाईएस्ट अवार्ड है। जैसे हमारे यहां पे भारत रत्न है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस तरह सारे सम्मान है ना जो अवार्ड्स हैं आपके, जिनको हम फर्स्ट, सेकंड, हाईएस्ट, थर्ड ऑर्डर इस तरह से कहते हैं, वैसे ही वहां पर भी यही है। नेक्स्ट है 5th रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2022। सो 5वां रोमेन रोलैंड बुक प्राइज यहां पर दिया गया है बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नॉवल मयूर सॉल्ट कंट्री एंड क्यूट, दैट इज ए मर्सियोल्ट इन्वेस्टिगेशन। सो इस बुक को यहां पर दिया गया है जो कि बंगाली से फ्रेंच में ट्रांसलेट की गई थी। तो ये जो अवार्ड है रोमेन रोलैंड बुक प्राइज, ये इसीलिए दिया जाता है कि कोई ऐसी बुक है जो फ्रेंच में ट्रांसलेट की जाती है, उस बुक को यहां पर दिया जाता है। ऑर्गेनाइज किया जाता है इसको फ्रेंच इंस्टीट्यूट के द्वारा इन इंडिया। एंड द मर्सियोल्ट कंट्री एंड क्यूट इज द डेब्यू नॉवल ऑफ द अल्जीरियन राइटर एंड जर्नलिस्ट जिनका नाम है कैमिल दाऊद। यहां पर दाऊद ऐसा लगा मुझे एक बार दाऊद लिखा। सो कैमिल दाऊद जो भी है प्रोनाउंसिएशन, तो ये जर्नलिस्ट है अल्जीरिया से, इनके द्वारा ये लिखी गई है। एंड पहली बार अवार्ड प्रेजेंट किया गया ट्रांसलेटर त्रिंजन चक्रवर्ती जी को एंड दी पब्लिशर ईशा चटर्जी को ऑफ पात्रा भारती की लीडिंग पब्लिशर हाउस है यहां पर बंगाली बुक्स का। ड्यूरिंग द फ्रेंच लिटरेरी फेस्टिवल, फ्रेंच लिट फेस्टिवल 2022 बीकानेर हाउस दिल्ली में यहां पर ये इवेंट सेरेमनी हुआ था, वहां पर ट्रांसलेटर को दिया गया है ये अवार्ड। और ये आपका बोंजूर इंडिया नाम का वहां पर एक फेस्टिवल चल रहा था, फ्रेंच लिट फेस्ट 2022, जो मैंने आपको बताया बीकानेर हाउस दिल्ली में चल रहा था, उसी मौके पर दिया गया। और यह प्राइज दिया जाता है 2017 से किसी भी ट्रांसलेशन जो की गया है किसी बुक का फ्रेंच में, अच्छा, ट्रांसलेशन ऑफ अ फ्रेंच टाइटल इनटू एन इंडियन लैंग्वेज। अच्छा, मैंने शायद उल्टा बोल दिया ना,
शुरुआत से। अच्छा, ये फ्रेंच नोवेल था, उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया और लिखा उन्होंने था ओरिजिनल, और ट्रांसलेट किया इन्होंने, इसलिए इनको सम्मानित किया गया। वही मैं सोचू सम्मानित इनको कर रहे हैं, ट्रांसलेट फ्रेंच में हुआ। सॉरी, समझ गए होगे, मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया। आई होप ये प्राइज किसको दिया गया कि जो सॉरी ओके ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया फ्रेंच को। ठीक है, मैंने उल्टा बोला था, तो ये नाम वाम याद रख लेना सभी के। एंड 2021 में भी तमिल ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नोवेल ली मैरिज डी पैलिसियर बाय डॉक्टर S.A. वेगंडा सुपरिया नायगर ने जीता था ये अवार्ड, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज। इससे पहले पिछले साल इस बुक को दिया गया था, और इंडिया को इस बार यहां पर डेजिग्नेट किया गया द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द पेरिस बुक फेस्टिवल एट द ग्रैंड पैलियस पेरिस फ्रांस में। ये भी इंडिया को इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है, इंडिया कंट्री को इस मौके का। ठीक है, तो ये पूरा एक अवार्ड आया, प्राइज आया। नेक्स्ट चलता है, वियतनाम ओपन्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज। सो यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज यहां पर वियतनाम में ओपन किया गया। आप देख सकते हैं ग्लास है नीचे आपका, और आप बिल्कुल नीचे खाई दिखती है, इस तरह से इसके ऊपर चलेंगे तो आपका, और ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन किया गया कहां पर, वियतनाम में। वाज ओपन इन द मोक चाउ डिस्ट्रिक्ट of the country Son La province Vietnam. It is called as the Vietnam Bach Long pedestrian bridge. इसको नाम दिया गया Bach Long pedestrian bridge, जो कि 632 मीटर लंबा है और लोकेटेड है आपका 150 मीटर ऊंचाई पर जंगल से। 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज इन दी, इससे पहले जो था, जो सबसे बड़ा था वो 526 मीटर का था, जो कि चाइना के गुआंगडोंग में था। और बैच लोंग, जो नाम दिया गया इसको बैच लोंग, विच मीन्स दी व्हाइट ड्रैगन, इसका नाम है व्हाइट ड्रैगन वियतनामीज में। एंड द ब्रिज कैन सपोर्ट अप टू 450 पीपल, 450 लोग एक बार में यहां पर चढ़ सकते हैं इसके ऊपर एट अ टाइम। एंड फ्लोर ऑफ द ब्रिज फ्लोर इज मेड ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ द फ्रेंच प्रोड्यूस टेम्पर्ड ग्लास, ईच अबाउट 1.5 इंच थिक। ओके, 1.5 इंच मोटा यहां पर ग्लास है, 3 लेयर्स के यहां पर ग्लास है, और फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, फ्रांस का ग्लास है यहां पर। तो एग्जाम पढ़ने से वियतनाम, इसका नाम बैच लोंग, लेंथ पूछ सकते हैं आपसे, 632 मीटर लंबा, 150 मीटर ऊंचाई पर है। 526 मीटर का जो पिछला था वो कहां पर था, ये पूछा जा सकता है। नाम याद रख रहे हैं, नाम का मतलब क्या, व्हाइट ड्रैगन है, 450 लोग और 105 इंच थिक ग्लास कहां से है, फ्रांस से। ये वियतनाम का स्टैटिक फैक्ट। रोड्रिगो शेवस बने प्रेसिडेंट ऑफ द कोस्टा रिका। सो रोड्रिगो शेवस सोशल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी से है। इन्होंने यहां पर कार्लोस एंड्रेस की जगह ली। एंड शेवस है 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। खैर मैं होता एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता कि भाई साहब इससे पहले क्या कर रहे थे, इकोनॉमिस्ट थे वर्ल्ड बैंक में शेवस, कोस्टा रिका के। ठीक है, कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट। अगली न्यूज यहां पर आई है, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट योन सुक योल साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। 20वें प्रेसिडेंट कंट्री के बने हैं, चुना गया है मोन जू एन की जगह पे। ठीक है, तो ये नाम है योन सुक योल। इंडिया के अविनाश साबले ने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा 5000 मीटर की रेस का। 5000 मीटर की रेस इन्होंने पूरी की। यहां पर एक इवेंट हुआ था सान जुआन कैप्स्ट्रियानो यूएसए में। इस इवेंट को खैर ये जीता नहीं इन्होंने, लेकिन वहां पर उन्होंने एक रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, जो कि इंडिया के नेशनल रिकॉर्ड है 30 साल पुराना, और वो रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा 13 घंटे 25 मिनट, सॉरी 13 घंटे, हाँ 13 घंटे ही हुए ना, क्या 13 मिनट हुए, 13 मिनट हुए, सॉरी 13 मिनट 25, 13 मिनट में 5 किलोमीटर। हाँ ठीक है, 13 मिनट में होगा यार, 13 मिनट 29 सेकंड मिनट, ये कंफर्म करना है यार, मुझे हैरानी हो रही है। हो सकता है क्या, मतलब कि हाँ हो भी सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं। 13 घंटे तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। सो 13 मिनट ही होगा। 27 साल के हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। पुराना रिकॉर्ड जो था वो था बहादुर प्रसाद जी के नाम से, जो 1992 में उन्होंने यहां पर बनाया था, और अब यहां पर रिकॉर्ड तोड़ा है अविनाश साबले ने 30 साल पुराना। ये याद कर लेना कहां पर इवेंट हुआ था,
कितनी रेस में, 5000 मीटर में यहां पर आपका। और इवन इनके बारे में लिखा हुआ है 7 साल तक ये सियाचिन में पोस्टेड थे, कितना ठंडा इलाका है वहां पर, और फिर लेटर ऑन इनका ट्रांसफर कर दिया गया लालगढ़ जटान में। लालगढ़ जटान जस्ट मेरे सिटी से, मतलब मेरे मान लो मेरी सिटी के अंदर ही है, ठीक है, बिल्कुल यहीं है, नजदीक ही है, यहां से 15 किलोमीटर होगा, है ना। तो ये यहां पर पोस्टिंग है फिलहाल, और ये है अविनाश साबले। अगली न्यूज है, एक बुक आई है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया बाय एक्स IPS प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखी गई है यहां पर ये बुक। ओके, तो चलते हैं आगे। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिलीज किया एक बुक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ऑथर्ड बाय प्रकाश सिंह जी के द्वारा ये बुक लिखी। प्रकाश सिंह जी ने बेसिकली आपका एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में 1996 में इन्होंने एक फाइल किया था कि पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए, बहुत सारी चेंजेस होने चाहिए, बहुत सारे पुराने लॉज हैं, बहुत सारे पुराने टेक्निक्स हैं, उनको चेंजेस लाया जाना चाहिए। तो इन्होंने एफर्ट्स किए थे, और इन एफर्ट्स को यहां पर कुछ फेवरेबल जजमेंट भी मिला 2006 में, देख लो 10 साल तक लड़ते रहे, और फाइनली उन्होंने बहुत सारे चेंजेस यहां पर देखने को मिले थे आपके पुलिस में। एंड गवर्नमेंट ने इवन इनको 1991 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया। एंड उन्होंने 6 बुक्स अब तक लिख चुके हैं, 300 आर्टिकल्स लिख चुके हैं, और अभी इनके द्वारा एक और बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, एक्स IPS प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखी गई, और M वेंकैया नायडू जी ने इसको रिलीज किया है। उनके जीवन के बारे में पूरा पूरा बताती है, किस तरह से वो पुलिस जो फोर्स है वो ब्रिटिश रूल से इवॉल्व हुई, फिर आगे आगे कैसे कैसे बढ़ती गई। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसी दिन यहां पर कंट्री ने हमारे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था पोखरण में, तो इसलिए ये आपका एवरी ईयर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। ये इस बार किसकी थीम है ये पढ़ लेना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको डिक्लेयर किया था। अगला है वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को। ल्यूपस डे आपका एक तरह से डिजीजेज है, उसी के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना इस डिजीज के बारे में। ये यहां पर 5 मिलियन लोगों को यहां पर अफेक्ट कर चुका है ये डिजीज। ल्यूपस डे के फॉर्म में यहां पर बनाया जाता है 2004 से, ठीक है। ब्रेन, किडनी वगैरह उसको अफेक्ट करता है, ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ओके, तो कल हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया, संतूर जो प्ले करते थे, कल हमने पढ़ी थी। उसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जर्नी विद द 100 स्ट्रिंग्स माय लाइफ इन म्यूजिक, 2002 में रिलीज की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट जो उस वक्त रह गया था, तो मैं हमेशा ऐसे ही करवा देता हूं आपको, कुछ ना कुछ अगर छूटता है तो डेफिनेटली हम कवर कर लेते हैं उसको, तो आप यहां पर भरोसा कर सकते हैं क्लासेस पे। तो ऑटोबायोग्राफी उनकी, एडिशनल इंफॉर्मेशन उस न्यूज से। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये हमने पढ़ा था माइंड ट्री एंड L&T इन्फोटेक का यहां पर मर्जर हुआ, और उन्होंने LTI माइंड ट्री नाम के नाम से कंपनी, जो कि इंडिया के 5वीं सबसे लार्जेस्ट IT सेक्टर की कंपनी बनने जा रही है ना। इसमें यहां पर जो नई कंपनी बनेगी उसके जो हेड बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो माइंड ट्री के हैं वो हैं देबाशीष चैटर्जी। इनको नई एंटिटी का भी चेयरपर्सन चुना गया है, ठीक है। और शेयर होल्डर माइंड ट्री जो है उनको 73 शेयर्स मिलेंगे LTI के, इन एक्सचेंज ऑफ माइंड ट्री के 100 शेयर के बदले में उनको 73 शेयर्स मिलेंगे। और इसके बाद LTI प्रमोटर, LTI के पास 43.9% हिस्सा हो जाएगा जो उसके मालिक हैं, वाइल माइंड ट्री प्रमोटर के पास 24.8% स्टेक जो मर्ज एंटिटी होगी उसका रहेगा, कंबाइंड एंटिटी का, वाइल L&T लिमिटेड के पास 68.73% हिस्सा है LTI का, ठीक है। तो ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस न्यूज में से। ओके, उम्मीद करता हूं आज का सेशन पसंद आएगा। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आज का सेशन कैसा लगा आपको, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना @K काटपाल, जहां पर 72,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। उसी चैनल को ज्वाइन करना जहां पर आपको इस क्लास की PDF और मेरी क्लासेस के लिंक्स आपको मिल जाते हैं। और रात को 10 बजे की MCQ क्लास में मत आना भूला कीजिए, डेली बेसिस पर उस क्विज को अटेंड किया कीजिए और लाइव अटेंड किया कीजिए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और मेरे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, एंड मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में।